अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे कि नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत उनकी नथिया गली रिहाइश गाह पे एक मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं की। उन्होंने इस हवाले से क्या फ़ैसला किया है, जो मौजूदा मिलिट्री और अदलिया की जो टेंशन है, उसके साथ साथ अदलिया और हुकूमत की जो टेंशन है, इस पे क्या फ़ैसला किया गया है कि किस तरह इसको डील करना है, इस पे तफसील से बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि क्या अदालती मार्शल लॉ लगने के कोई इम्कानात हैं। हमने देखा पिछले कोई 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार किया जा रहा है, उसके बाद 8 फरवरी के इलेक्शंस को भी टारगेट किया जाएगा। 8 फरवरी के इलेक्शंस को टारगेट करने का मतलब है कि नून लीग ये समझती है कि ये हुकूमत उनकी जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी और इमरान खान को लाया जाएगा, और इस तरह ये जो है वो एक अदालती मार्शल लॉ होगा। इस पे भी तफसील से बात करेंगे कि क्या ये मुमकिन है, अदालती जो मार्शल लॉ है, और फिर माजी की कोई इस तरह की जो है वो कोई वाक़यात जो इससे मिलते जुलते हों, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इस हवाले से भी इस पे भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि ये सवाल उठाया जाता है नवाज शरीफ बिल्कुल इनएक्टिव हैं। इसके मुकाबले में अगर इमरान खान को देखा जाए, वो बावजूद इसके कि अडियाला जेल में कैद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी मीडिया के साथ जब भी मीडिया किसी पेशी पे अडियाला जेल जाता है, तो ना सिर्फ इमरान खान टॉक करते हैं, बाकायदा बयान देते हैं और मुस्तकबिल का लाहे अमल भी देते हैं। उसके साथ साथ जो जितने भी पीटीआई के रहनुमा जाते हैं उनसे मिलने के लिए, चाहे वकला हों, तो इमरान खान उनको भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो बाहर आके मीडिया टॉक करते हैं और अपने जो वर्कर्स और फॉलोअर्स हैं उसके हवाले से ये तमाम तर एक पॉलिसी वो पार्टी की देते रहते हैं। लेकिन उसके अगर देखा जाए बिल्कुल बरक्स, नवाज शरीफ ना सिर्फ बिल्कुल खामोश हैं, ना कभी कोई उनका बयान आता है, और ना ही इस हवाले से ऐसे लगता है कि वो सियासत में बिल्कुल कोई एक्टिवली कोई किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैंने फिर इसके हवाले से जो नवाज शरीफ के बड़े करीबी समझे जाते हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उनसे बात की और उनसे पूछा कि ये आखिर वजह क्या है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इनएक्टिव हैं, वो कोई एक्टिव सियासत नहीं कर रहे, सामने नज़र नहीं आ रहे, मीडिया पे नहीं आते, ना कोई पार्लियामेंट का जो है वो सेशन अटेंड करते हैं। और इस हवाले से ये भी कि कुछ दिन पहले जो है एक आया था, खबर आई थी कि नवाज शरीफ ने मरी में बुला ली है, मीटिंग बुला ली है, ये खास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मखसूस नशिस्तों का, उसके बाद लेकिन फिर हमने सुना कि वो उन्होंने कैंसिल कर दी और मुहर्रम के बाद प्राइवेट में बुलाने का ये फैसला किया गया है। तो आखिर वजह क्या है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इनएक्टिव हैं? सेनेटर इरफान सदीकी साहब इससे एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नवाज शरीफ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कोई मीडिया टॉक करे, किसी टॉक शो में जो है वो, या किसी को मीडिया को इंटरव्यू दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ना ही फिर इस तरह वो कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे या कोई रेगुलरली कोई जलसे जुलूस करें, क्योंकि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का काम जो है वो एक गाइडेंस के तौर पे पार्टी की जो है ओवरऑल वो उसकी गाइडेंस करते रहते हैं। उनकी पंजाब में, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे हुकूमत और मरकज़ में हुकूमत है, तो दोनों वो अपनी बेटी से भी और अपने भाई से भी ना सिर्फ जो है वो मशवरे करते हैं रेगुलरली, बल्कि जो भी कोई उनको नसीहत की कोई एडवाइस या कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो वो नवाज शरीफ देते रहते हैं और बेटी को सुपरवाइज भी करते हैं। तो वो कहते हैं वो बिल्कुल एक्टिव हैं, वो फैसला साजी भी जितनी भी होती है उसमें भी उनको ना सिर्फ लूप में रखा जाता है, बल्कि तमाम तर जो जितने भी अहम फैसले होते हैं उसमें नवाज शरीफ की अप्रूवल ली जाती है। तो ये कहना वो कहते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, कि नवाज शरीफ सियासत में एक्टिव नहीं है। बहरहाल मेरी फिर मुख्तलिफ नून लीग के और ज़राए से बात हुई कि क्या इस हवाले से मीटिंग हुई है या नहीं हुई, कि ये जो ख़ास तौर पे ये फैसला आया उसके बाद। तो मेरे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ की जो नथिया गली में रिहाइश गाह ज़ाती, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के चंद अहम जो की ओहदेदार हैं और जो रहनुमा हैं, जिनके पार्टी में काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, उनके साथ मीटिंग हुई है और ये फैसला किया गया है कि जो मौजूदा अदलिया और जो हुकूमत की टेंशन है उसको टैकल कैसे किया जाना है, और इस हवाले से नवाज शरीफ की तरफ से ये मशवरा दिया गया है कि इसको पार्लियामेंट ले जाया जाए, और उसमें ख़ास तौर पे जो चंद अहम जो लीगल पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते हुए कि ये अदलिया की तरफ से ये जो फैसला है, ये किस तरह आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, इसको हाईलाइट किया जाए, इसको पार्लियामेंट में जो है वो टेकअप किया जाए कि ये अदालतें गैर आइनी फैसले दे रही हैं। तो इस हवाले से इस पे जो पार्लियामेंट की तरफ से कोई
रेजोल्यूशन आ सकती है कि ये इसके ऊपर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये आइन के ख़िलाफ़ है, ये कानून के ख़िलाफ़ है। ख़ास तौर पे इस पे जो चंद एक अहम नुकात हैं जो मेरे ज़रा हैं वो कहते हैं नून लीग इसके ऊपर फोकस कर रही है। पहले नंबर पे तो ये जो 3 दिन वाला जो था आइन के आर्टिकल 51 में ही है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो आज़ाद मुंतखब होते हैं उनको ये अख्तियार दिया जाता है कि वो किसी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर आइनी जो है वो देते हुए अहकामात देते हुए 15 दिन दे दिए, तो ये एक आइन की खिलाफ वर्जी है। इसके हवाले से कोई पार्लियामेंट में वो किया जाए, बहस की जाए और इसको बुनियाद बना के इसके ऊपर जो फैसले पे अमल दरामद कराना जो है वो उसको रोका जाए पार्लियामेंट के ज़रिए। अब इस पे जो है वो पार्लियामेंट अगर ये इसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन या वो कर देती है तो वो फिर पार्लियामेंट की जो कार्रवाई होती है उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में, और ना ही इस हवाले से जो है वो कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई लग सकती है। तो ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये एक स्ट्रेटजी बनाई गई है कि इसको पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से और फोरम से इसको रोका जाएगा। इस जो ख़ास तौर पे ये जो जजमेंट है इसके ऊपर अमल दरामद कराने के हवाले से, और इस हवाले से फिर ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के जो ख़ास तौर पे जो लीडर्स हैं उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी को भी कॉन्फिडेंस में लिया है, और वो भी इस हवाले से बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि ये इस जो जजमेंट है इसके ऊपर अमल दरामद किसी सूरत नहीं हो सकता। फिर माजी के हवाले से भी कहा गया कि जिस तरह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अहकामात जारी किए थे किसी और केस में, एक पुलिस के ट्रांसफ़र का केस था, उसमें जो है वो सुओ मोटो लेते हुए उन्होंने इलेक्शन के अहकामात दे दिए थे कि फलां डेट को दे। तो उसके बाद पार्लियामेंट जब डट गई थी और उस हवाले से करारदाद पास कर दी थी कि हमारे पास जो है फंड्स ही नहीं है, जो पीडीएम की पहली हुकूमत थी उसने ये करारदाद मंजूर की थी, तो उसके बाद आपने देखा कि अदालतें बेबस नज़र आई थी। किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, ना किसी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया, और ना इस हवाले से क्योंकि ये भी एक अदलिया की मजबूरी होती है कि उसके जो फैसले हैं उसके ऊपर अमल दरामद ये इंतज़ामिया ने ही करना होता है। कानून की जो अमल दरामद है तो वो अगर इंतज़ामिया डट जाए कि वो नहीं कराती, तो फिर उसके बाद अदलिया की जो रिट है वो बड़ी चैलेंज होती है। तो इस हवाले से अदालतें भी ये लाजमी तौर पे सोचती हैं, और ये एक अदालतों का भी एक असूल होता है कि फ़ैसला वो दिया जाए जो कि काबिल अमल भी हो। तो यही इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो नून लीग की एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि पार्लियामेंट के अंदर इसको जो है वो लड़ा जाएगा, और किसी सूरत भी ये मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। अब इसके ऊपर अमल दरामद भी होना शुरू हो गया है, और ख़ास तौर पे फिर आपने देखा कि ये जो नून लीग की स्ट्रैटेजी है उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की भी जो स्ट्रैटेजी इससे मिलती जुलती है कि अब जो अदालतों के फैसले हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। आपने देखा कि 2-3 दिनों से ये मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो सहाफ़ी ये इस हवाले से चला रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये फैसला किया गया है कि अब ये नहीं किया जा सकता अदलिया के जो अहकामात हैं उसके ऊपर अमल दरामद। और तो ये मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, इस टाइम सारे जो है सेम पेज के ऊपर हैं, और इस हवाले से ये फैसला जो है अब ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे है कि ये मखसूस नशिस्तों का फैसला हो या इस तरह का कोई और होगा जिसमें इमरान खान को कोई रिलीफ दिया जाता है तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। बहरहाल इस हवाले से ये जो नून लीग ने पॉलिसी अपनाई है, और साथ साथ फिर आगे पार्लियामेंट में आगे किस तरह इसको स्ट्रेटेजाइज करके वो करते हैं, अदलिया को काउंटर करते हैं, वो आने वाले दिनों में आप देख लेंगे जब भी पार्लियामेंट के ये सेशन में ना सिर्फ अदलिया की बैशिंग की जाएगी बल्कि इसके साथ साथ जो इसके ऊपर अमल दरामद कराने के हवाले से भी इस पे वो किया जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ और बात करते हैं कि क्या वाकई कोई जुडिशल मार्शल लॉ लगने जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो सबसे अहम जो एक सामने आया बयान आया वो है जो ख्वाजा आसिफ का, जो उन्होंने 2 दिन पहले एक बयान दिया कि अदलिया ये उन्होंने ये सोचा हुआ है कि अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके बाद जो 8 फरवरी वाले इलेक्शंस हैं उसको भी टेकअप किया जाएगा। और इस हवाले से जो ये कहा जा रहा है कि ये इनडायरेक्टली अदलिया जो है वो जुडिशल मार्शल लॉ लगाने की तैयारियां कर रही है, और इंतज़ार सिर्फ इस बात का है कि जस्टिस काजी फायद ईसा रिटायर हों, उसके बाद ये इनकी अक्सरियत होगी, और फिर ये जो ख़ास तौर पे 8 फरवरी वाले इलेक्शंस हैं उसको वो ख़ास तौर पे जो इमरान खान का एक वो कहा जा रहा है कि 80 सीटें उनकी थी, तो उसके बाद ये 80 सीटें उनको दे के पीटीआई की हुकूमत यहाँ पे लाई जाएगी, तो ये एक दरअसल जुडिशल कू होगा। अब इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि
یہ کیا پاسبل ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو عمل درآمد کرانا ہے، جو موجودہ فیصلہ ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کوئی اس طرح کا جو ہے وہ ریویو میں ڈال سکتا ہے کہ آرٹیکل جو آئین کا آرٹیکل 4 ہے، اس کے تحت یہ اس سپریم کورٹ کی جو موجودہ ججمنٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرا سکتی، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ 15 دنوں کے اندر اندر یہ نشستوں کو وہ کرنا ہے، آپ نے ریزرو سیٹس کا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اراکین جب جوائن کر لیں تو اس کے بعد ان کو دینا ہے، یہ کیونکہ خلاف آئین ہے، اور آرٹیکل 4 کے تحت کوئی بھی جو ہے وہ کسی شخص کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ کسی غیر قانونی فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے، تو اس لیے یہ جو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرا سکتا، اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے کوئی پٹیشن دائر کر سکتی ہے ریویو کی۔ اگر یہ الیکشن کمیشن اس طرح کی کوئی پٹیشن دائر کرتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتی کیونکہ یہ آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہوگی اگر وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 51 میں 3 دن کا وہ دیا گیا ہے، جبکہ یہ سپریم کورٹ کیسے اس کو 15 دن کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتی، تو یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی یہ ایک اسٹریٹجی اپنائی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا جوڈیشل مارشل لا لگانا اتنا آسان ہے، خاص طور پہ وہ بھی تب جب ملٹری اور جو جوڈیشری ہے دونوں سیم پیج کے اوپر نہ ہو۔ اگر میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جب ملٹری اور جوڈیشری سیم پیج پہ نہیں ہوتی تو اس کا پھر کیا جو ہے وہ حشر ہوتا ہے۔ 1981 میں جو ہے وہ پشاور بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، اس ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک فیصلہ تھا، اس کو انہوں نے وہ بلوچستان ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا تھا۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ جنرل جو تھے ضیاء الحق، اس کے مارشل لاء میں کچھ بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز تھی، وہ مارشل لاء کے خلاف ایک باقاعدہ تحریک چلائی ہوئی تھی ان بچوں نے، اسٹوڈنٹس نے، تو اس پہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوا اور ملٹری کورٹس نے ان کو سزائے موت دے دی۔ وہ اپیل میں بلوچستان ہائی کورٹ میں آیا، بلوچستان ہائی کورٹ میں آیا تو بلوچستان ہائی کورٹ نے ملٹری کورٹ کے فیصلے کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا اور اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا۔ یہ حکومت نے اس ٹائم جو تھی وہ انہوں نے اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں کر دی۔ سپریم کورٹ کے اس ٹائم مولوی مشتاق تھے، مولوی مشتاق نے جو ہے وہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ حکومت سے اس ٹائم پوچھا کہ ہاں جی اس کے اوپر کیا کرنا ہے، آپ نے تو 90 دن کا کہا تھا اور یہ آپ جو ہے وہ آپ پتہ نہیں کتنے وہ عرصہ ہو گیا، تو اس پہ جو حکومت کی طرف سے جو وکلاء کی ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں 1 ہفتہ دے دیں، جنگ کر لیں اور 1 ہفتے میں حکومت سے ہم، یعنی اس ٹائم جو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے جنرل ضیاء الحق، اس سے پوچھ کے جو ہے وہ بتاتے ہیں، تو وہ عدلیہ نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا، تو اسی دوران جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق نے ایک اور پی سی او وہ کر کے وہ تمام جو عدالتیں تھیں اس کو انہوں نے وہ ختم کر دیا، اور تو یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پوری پوری عدالت کو ڈیزالو کر دیا جاتا تھا جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو اگر یہ کوئی عدلیہ کی طرف سے اس طرح کا کوئی وہ جوڈیشل کو کی طرف وہ ہوا تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ اگر یہ فرسٹریشن پیک پہ پہنچ جائے تمام تر اس کی، تو معاملات جو ہے وہ ٹکراؤ کی طرف جاتے ہیں، اور جب ٹکراؤ کی طرف جاتے ہیں جیت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس بندوق ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ تمام تر جو فریقین ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، ان سب کو اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ جس طرح ماضی میں ضیاء الحق نے کیا یا پرویز مشرف نے کیا کہ پوری پوری عدالتوں کو وہ ڈیزالو کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے، امید ہے کہ یہ اس طرف اس نہج پہ نہیں پہنچیں گے معاملات، لیکن یہ جو حالات بڑھتے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ پھر وہی جو بات چل رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے ایمرجنسی پلس والی، اسی طرف ہی جو ہے یہ حالات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو اور کچھ معاملات بہتر ہو جائیں، اور عدلیہ کو بھی خاص طور پہ یہ جو فیصلہ ہے اس میں جو کچھ غیر آئینی پہلو ہیں اور غیر قانونی پہلو ہیں وہ سوچ کے جو ہے وہ اس کو انڈو کر دیں ریویو میں جا کے، کیونکہ ابھی ریویو کے حوالے سے بھی بڑا ٹائم پڑا ہے۔ ایک تو پہلے یہ ہے کہ ریویو کی سماعت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی، اور ڈیٹیل ججمنٹ اب پتہ نہیں کچھ ججز جو ہے وہ چھٹیوں پہ چلے جائیں گے، تو جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کا وہ کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے معاملات کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، تو جب تک یہ ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئے گی تب تک ریویو نہیں ہو سکے گی، اور تب تک جو ہے جو حکومت کا پلان ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرایا جائے گا جب تک کہ یہ ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ نہیں آتا۔ بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔